पोस्टमार्टम। 3 गांवों के केंद्र में स्थित है यह एकमात्र अस्पताल, जिसका नाम है वीरपुर अस्पताल। डॉक्टर और दवाइयाँ बहुत उच्च स्तर की नहीं, लेकिन आपातकाल स्थिति में और संकट की घड़ी में यह तीनों गांव का सहारा है। यह वीरपुर अस्पताल। दूसरे गांव का लड़का गोविंद इस अस्पताल में शवों की देखभाल की जिम्मेदारी संभालता है। गोविंद बहुत ही अच्छा, सरल और नरम दिल का इंसान है। उसके घर में माँ और बीमार पिता है। घर की स्थिति अब थोड़ी बेहतर है, लेकिन गोविंद के बचपन में परिवार की हालत बहुत खराब थी। जैसे तैसे गुजारा चलता था। किसी तरह खींचतान कर गोविंद ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। गोविंद दूसरों के बच्चों के पुराने कपड़े पहनता और उनकी फटी किताबों को सिलाई करके पढ़ाई करता था, लेकिन इस परिवार की गाड़ी इस हालत में आगे खींचना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। पिता के बीमार पड़ने के बाद से ही परिवार की जिम्मेदारी गोविंद के कंधे पर आ गई। कई साल हो गए हैं गोविंद ने इस अस्पताल में काम शुरू किया है, मॉर्चरी में शवों की देखभाल करने का काम। जब यह काम उसने शुरू किया था, तब उसकी माँ ने विरोध किया था। उसने कहा था, बेटा गोविंद, दुनिया में कितने सारे काम हैं, उन्हें छोड़कर तू इस मरे हुए लोगों के बीच क्यों काम करेगा? अगर कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा? गोविंद ने जवाब दिया था, तुम बेवजह चिंता कर रही हो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और इतने दिन काम करके भी तो ज्यादा मदद नहीं कर पाया। अब पिता की उम्र बढ़ रही है। यह काम अच्छा है और तनख्वाह भी ठीक ठाक है। अगर मैं यह काम करूंगा तो पिताजी को आराम करने के लिए कह पाऊंगा। अब और दूसरों की जमीन पर कमर तोड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, ठीक है, जो तुझे सही लगे वही कर। दिन रात लाशों के साथ रहना, पोस्टमार्टम करना, इसका मतलब तो चाकू छुरी से काटना छाटना ही है। सच कहूँ तो शुरू में गोविंद को भी बहुत डर लगता था, लेकिन अब उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। काम का समय हमेशा बदलता रहता है, कभी दिन में तो कभी रात में। कभी गोविंद की ड्यूटी दिन में है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। इसके बाद वह अपने घर लौट जाता है। घड़ी में रात के 7:45 बजे थे। मॉर्चरी के बाहर रखी कुर्सी पर बैठा गोविंद सोचने लगा, आज का दिन बहुत थका देने वाला था। अगर जल्दी घर लौट पाता तो अच्छा होता। राकेश से कितनी बार कहा कि आज थोड़ा जल्दी आ जाना, लेकिन वह अब तक नहीं आया। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, घर जाने के लिए तैयार हो जा, मैं आ गया हूँ। यह आवाज सुनते ही गोविंद ने एक लंबी सांस ली और कहा, चलो बच गया बेटा। आगे बढ़कर गोविंद ने राकेश से कहा, अरे तेरा आने का यही समय है, इधर का क्या हाल है? लगता नहीं आज और कोई बॉडी आएगी। बातचीत खत्म कर गोविंद जैसे ही घर जाने के लिए निकलने वाला था, ठीक उसी समय एक रिक्शा अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। गोविंद और राकेश दोनों थमक गए। रिक्शे वाले की ओर गोविंद ने कहा, क्या बात है, इतनी रात में यहाँ कोई मुसीबत हो गई है क्या? तभी रिक्शे से 2 सज्जन किसी चीज को उठाकर नीचे उतारने लगे। हल्की हल्की रोशनी में गोविंद को समझते देर न लगी कि रिक्शे से कोई लाश उतारी जा रही है। गोविंद आगे बढ़ा और उन सज्जनों से सवाल किया, क्या है इस पैकेट में? लाश है, पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं। जवाब मिला। तो इतनी रात को अंतिम संस्कार का इंतजाम करने के बजाय यहाँ क्यों लाए हैं? उसे उस ओर से कोई जवाब नहीं आया। लाश का चेहरा सही से देखने के लिए गोविंद कुछ कदम और आगे बढ़ा। सामने से साफ दिखाई दे रहा था कि यह किसी महिला की लाश है, लेकिन चेहरा धुंधला था। राकेश ने पूछा, कैसे मरी? कांपती आवाज में वृद्ध सज्जन ने जवाब दिया,
कैसे मरी यह तो हम भी नहीं जानते। अगर पता होता तो क्या यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाते। सुबह तो अच्छी खासी थी। कुछ देर पहले उसका निष्प्राण शरीर घर की जमीन पर पड़ा मिला। फिर गांव के हकीम को खबर भेजी थी। वह आकर नाड़ी दबाकर जांच पड़ताल किए और बोले कि अब यह नहीं रही। दिन भर घूमने फिरने वाली वह औरत अचानक क्या हो गया, हम समझ ही नहीं पाए। इसलिए तो पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया, गोविंद बोला। लाश लेकर आए। दोनों सज्जनों के बीच काफी देर से फुसफुसाहट चल रही थी। कुछ सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने पूछा, अच्छा, अंतिम संस्कार के लिए लाश हमें कब मिलेगी? इसमें तो वक्त लगेगा, पूरा एक दिन भी लग सकता है। अभी काट छाट करना संभव नहीं। राकेश, लाश को अभी अंदर रख दे, जो भी होगा कल सुबह होगा। इतना कहकर गोविंद वहां से निकल गया। रात को मुख्यतः शवों की कटाई का काम नहीं होता है। दरअसल रात के अंधकार के कारण कोई उचित रोशनी नहीं होती, इसलिए अधिकतर काम दिन की रोशनी में ही किए जाते हैं। राकेश ने यह सुनकर महिला के शव को मोर्चरी में रख दिया। अस्पताल से पूरा 2 गांव पार कर गोविंद के घर तक पहुंचने का रास्ता था। आज रास्ता बहुत सुनसान है। सड़क के कुत्ते पागल की तरह भौंक रहे थे। गोविंद हाथ में एक टॉर्च लिए आगे की ओर बढ़ रहा था। वह रास्ते में गहरे विचारों में डूबा था। गोविंद सोच रहा था कि इंसान जीवित रहते हुए भी कितना कष्ट पाता है। कुछ लोग अपने भाग्य से सहेजे जाते, लेकिन जब वे मर जाते हैं तो वही इंसान एक निष्क्रिय लाश बन जाता है और उसके शरीर पर एक के बाद एक चाकू के घाव चलते रहते हैं। सच में मरने के बाद भी इंसान को शांति नहीं मिलती। इस अस्पताल में आने वाले शवों की कोई गिनती नहीं है। कुछ शव इतने भयानक होते हैं कि पूरे शरीर में कांटे उगने लगते हैं। सबसे भयानक एक्सीडेंट में मारे गए शव होते हैं। कई बार शवों में शरण शुरू हो जाती है और उनसे एक डरावनी गंध आती है जो सहन करना प्रायः असंभव है। एक दिन एक आदमी को लाया गया था। उसकी हालत ऐसी थी कि चेहरा देखना भी मुश्किल था। गर्दन से सिर पूरी तरह अलग हो गया था। बाएं हाथ का आधा हिस्सा टूटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह रेल से कटकर मरा था। सिर्फ मरा नहीं, उसका शरीर फूलने लगा था और सड़न से भयंकर गंध आ रही थी। सोचने पर ही गोविंद का दिल बैठ जाता है। अचानक वह फिर से महसूस करता है कि जैसे वह गंध हवा में वापस आ गई हो और चलते चलते वह रुक गया। फिर उसने सोचा कि यह उसका मन का भ्रम है और फिर अपने रास्ते चलने लगा। प्रत्येक दिन 8 से 10 शव पोस्टमार्टम के लिए आते हैं। शवों पर काट छाट होने के बाद उनकी देखभाल का जिम्मा फिर गोविंद पर पड़ता है, जो कि एक सहकर्मी को साथ लेकर पोस्टमार्टम के बाद शवों को अच्छे से पॉलीथीन में लपेटता है। फिर उन पर कपड़ा लपेटकर अलग अलग कमरे में रख देता है। फिर घर वाले आकर अपने रिश्तेदारों के मृत शरीर की पहचान करते हैं और उसे घर ले जाते हैं। इस बीच आकाश में बादल घेरने लगे हैं। गोविंद जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर चलने लगा। कुछ ही देर में हल्की बारिश शुरू हो गई। अरे यार, इस समय बारिश अच्छा लगता है क्या? किस्मत देखो, आज तो छाता भी लाना भूल गया हूँ। उसने मन ही मन सोचा। सचमुच ईश्वर, तुम्हारे मन को समझना बहुत ही मुश्किल है। कुछ देर पहले आकाश पूरी तरह साफ था और अब बादल घिर आए हैं। बारिश भी शुरू हो गई है। इस तूफानी रात में रास्ता पर चलना भी मुश्किल हो गया। कहीं रुककर खड़ा हो जाना चाहिए, गोविंद ने सोचा और चारों ओर देखने लगा। वह यह देखने के लिए देख रहा था कि कहीं सिर छिपाने की जगह तो नहीं है। वह देखो, दूर में एक मचान दिखाई दे रहा है। उसने देखा, चलो यह सही है, एक जगह तो मिली। वह उसी मचान की ओर बढ़ा।
सारे दिन बैठते बैठते गोविंद का कमर बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगा था। मचान के अंदर लंबा होकर लेट गया, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी और ऐसा लगता था कि यह इतनी जल्दी थमेगा नहीं। ठंडी ठंडी हवा में गोविंद की थकी आंखें एक पल में बंद हो गई। ऐसा हुआ कि अचानक एक ठंडी छुअन महसूस करके उसकी नींद टूट गई। गोविंद एक पल के लिए चौंक गया और उठ बैठा। एक महिला ठीक उसके सामने खड़ी थी। अपनी आंखें दोनों हाथों से मसलते हुए गोविंद ने देखा कि शायद कोई भूल हो रही है, लेकिन नहीं, यह कोई गलती नहीं थी। सचमुच एक महिला उसे बुला रही थी। जिज्ञासा में गोविंद ने सवाल किया, आप कौन है? इस तूफानी रात में यहाँ कैसे आई? महिला ने कहा, तूफान और बारिश में यहाँ आना मना है क्या? गोविंद थोड़ा सकपकाया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। फिर भी डरने का कोई कारण नहीं था। वह रोज लाशों के साथ काम करता है। भूत प्रेत से उसे अब डर नहीं लगता। असल में आप कौन हैं? आपका घर कहाँ है? गोविंद ने फिर सवाल किया। महिला ने कहा कि मैं पास के गांव में रहती हूँ। महिला के सिर पर सिंदूर था। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी के घर की बहू होंगी। इतनी रात को इस बारिश में बाहर क्यों आई? गोविंद ने फिर पूछा। महिला ने जवाब दिया, एक काम से पास के गांव जा रही थी। गोविंद ने कहा, इतनी रात को अकेले क्यों? किसी को साथ लेकर क्यों नहीं आई? महिला ने फिर जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वह हो गया है भैया। गोविंद ने पूछा, क्या हुआ? महिला ने बात घुमा दी और कहा, आपका घर कहाँ है? गोविंद ने कहा, यहाँ पास में ही लच्छीपुर गांव है, वहीं मैं रहता हूँ। महिला ने फिर कहा, मेरे पिता का घर भी वहीं है और मैं यहाँ अपने पति के घर रहती हूँ। फिर महिला ने कुछ समय तक और बातें की और कहा, यह सब 2 साल पहले की बात है। मेरे गांव में एक बुजुर्ग आदमी ने इस शादी का प्रस्ताव भेजा था। मेरे पिता का घर खास अच्छा नहीं था और फिर शादी के बारे में उन्होंने बहुत चिंता की। जब शादी का प्रस्ताव मिला तो दोनों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शादी के बाद मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन भगवान शायद मेरे भाग्य में सुख लिखना भूल गए थे। लड़के के घर से भी कोई आपत्ति नहीं थी। फिर हमारी शादी हो जाती है, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे समझ में आता है कि गरीब घर की लड़की को घर की बहू बनाने का कारण क्या था। शादी के बाद माँ बाप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। मेरा एक छोटा भाई भी है, वह मुझसे बहुत छोटा है। लड़की के ससुराल में माता पिता की उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए वे लोग अब यहाँ नहीं आते। लड़की की आवाज अब गोविंद के कानों में जैसे कपकपाते हुए सुनाई दी। बीच बीच में अचानक तेज बिजली चमकने लगी और उसी रोशनी में लड़की का चेहरा दिखाई दिया। आंखों के कोने में हल्की सी चमक दिख रही थी, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने बोलना शुरू किया, मेरे पिता का घर बहुत गरीब है और उन्हें मेरे ससुराल आने पर सम्मान भी नहीं मिलता था, इसलिए मेरे घर वाले अब नहीं आते। मैं तो उन्हें एक दिन कह चुकी हूँ, यहाँ आना मत। गोविंद कुछ नहीं पूछ रहा था। दरअसल अपरिचित के बारे में इतना रुचि दिखाना भी वह नहीं चाहता था। रोज इतने लोगों से मिलते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लड़की इतना सब गोविंद से क्यों कह रही है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, भैया, मेरी तरह कितनी लड़कियां रोज इस तरह खो जाती हैं, कोई भी नहीं जानता। गोविंद अब चुप नहीं रह सका। उसने कहा, उदास मत हो बहन, सब ठीक हो जाएगा। लड़की फिर बोली, कुछ ठीक नहीं होगा भैया, मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। इतना कहने के बाद बारिश भी थम गई। गोविंद ने हाथ पांव हिलाते हुए कहा,
अब बारिश भी रुक गई है, अब मुझे उठना होगा। लड़की ने कहा, हाँ जरूर, लेकिन जाते वक्त मेरा एक काम करोगे भैया? अगर मेरी शक्ति में हुआ तो बिल्कुल, गोविंद ने उत्तर दिया। लड़की ने गोविंद को एक कागज का लिफाफा बढ़ाया और बोली, यह चिट्ठी मेरे घर वालों तक पहुंचा देना, लेकिन चिट्ठी को रात के अंधेरे में पहुंचाना मुमकिन नहीं है। आप कल सुबह इसे पहुंचा देना। लड़की की बात गोविंद टाल न सका और चिट्ठी को स्वीकार कर ली। फिर वह लड़की से विदा लेकर अपने घर लौट आया। घर लौटते वक्त गोविंद के मन में एक सवाल था, जिसका वह जवाब ढूंढ ही नहीं पा रहा था। अब माहौल भी बहुत गड़बड़ था। मेघों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। कर गोविंद ने सोचा कि जो होगा कल सुबह देख लिया जाएगा। यह तो गांव का इलाका है, किसी से पूछने पर लड़की का घर का पता मिल ही जाएगा। उसने बिस्तर पर लेटते हुए वह चिट्ठी अपने पास में रख ली। अगले दिन सुबह सुबह गोविंद चिट्ठी लेकर लड़की के बताए हुए पते पर रवाना हो गया। चिट्ठी वहां पहुंचाकर फिर उसने सोचा कि खुद अपने काम में लग जाएगा। लड़की का घर ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में किसी से पूछकर सटीक जवाब मिला और एक कच्चे घर के सामने वह पहुंच गया। गोविंद ने चारों ओर देखा और लड़की के कहे गए शब्द याद किए। उसने आवाज दी, कोई है घर में? घर के सदस्य के लिए आवाज दी। एक सज्जन आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आया। पीछे एक औरत और उसका बेटा आए। सभी का चेहरा देखकर गोविंद ने सोचा, ये लोग बहुत गरीब है। गोविंद ने पूछा, आप सपना के पिता हैं? हाँ, सपना का पिता हूँ। तुम्हें कैसे पता? उसने पूछा। गोविंद ने जवाब दिया, वह ठीक है, सपना ने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है। यह सुनकर परिवार के लोग एकदम भौंचक्के रह गए। गोविंद से चिट्ठी ले ली। गोविंद ने चिट्ठी दे दी, फिर वह लौटने लगा। सपना के माँ बाप ने गोविंद से कहा, बेटा, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, क्या तुम इस चिट्ठी को पढ़ दोगे? फिर गोविंद मुड़ा और चिट्ठी को उनके हाथ से लेकर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी को खोलते ही उसमें लिखा था, प्रिय पिता, माँ, आप दोनों को प्रणाम। आशा है आप लोग ठीक होंगे। जब आप यह चिट्ठी पाएंगे, मुझे नहीं पता कि मैं तब तक जिंदा रहूंगी या नहीं। मेरे ससुराल के लोग जानवरों से भी बदतर हैं। इनमें कोई ममता या प्यार नहीं। आप जानते हैं, कितने दिन से मुझे ठीक से खाना नहीं दिया। हाथ उठाते हैं, मुझसे मारपीट करते हैं। कुछ दिन पहले मुझे बताया कि उनके काम के लिए पैसे चाहिए थे और मुझे आपसे पैसे लाकर देने को कहा था। मैं नहीं मानी। वे लोग गुस्से में आकर लोहा गर्म करके मुझे झुलसाने लगे। फिर चिट्ठी में आगे लिखा था, कुछ दिन पहले जब उन्होंने जाना कि मैं मां बनने वाली हूं, तो उनका व्यवहार और भी खराब हो गया। उन्होंने कई बार मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे बच्चे को कोई नहीं मार सकता। फिर उन्होंने एक तांत्रिक से मदद ली और मुझे खाने में कुछ मिलाकर दे दिया। उसके बाद से ही मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। मेरा शरीर जलने लगा। मुझे इस घर में रहने से लगता है मेरी मौत निश्चित है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा है। मैं अब नहीं बचूंगी माँ। यह दर्द मैं अब और नहीं सहन कर पा रही हूँ। मेरा पूरा शरीर जल रहा है और सांस लेना भी बहुत कठिन हो रहा है माँ। इस जन्म में मैं माँ नहीं बन पाई। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, यह पत्र जब तक तुम्हें मिलेगा तब तक मैं हमेशा के लिए सो चुकी होंगी। अच्छे से रहना माँ, अच्छे से रहना पापा। आपकी लाडली सपना। पत्र पढ़ते पढ़ते गोविंद की आंखों में भी आंसू भर आए। सपना के माँ बाप वहीं स्थिर होकर बैठ गए। गोविंद
और कोई बात नहीं कह पा रहे थे। क्या कहेंगे वह भाषा भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। बिना कुछ कहे वह अपने काम पर निकल पड़े। कुछ कहने या सोचने की हालत उस वक्त गोविंद की नहीं थी। मॉर्ग के बाहर आज काफी भीड़ जमा हुई है। कई सारे शव है। आज समय भी बहुत लगेगा। कल रात जो महिला का शव आया था उसका भी पोस्टमार्टम होगा। गोविंद एक एक करके शवों को पोस्टमार्टम के लिए छोड़ रहा था। बाद में उन्हें निर्धारित स्थान पर रखने की व्यवस्था कर रहा था। अंत में कल के रिक्शे से लाई गई महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। महिला का शव पोस्टमार्टम की मेज पर रखा गया। लेकिन यह क्या देख रहा है वह? अचानक वह अपने स्थान से कुछ कदम पीछे हट गया। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या यह सच में संभव है? हाथ से अपनी आंखों को रगड़ते हुए उसने देखा। हाँ, यह वही लड़की है जिसने कल रात उससे बहुत सारी बातें की थी। सपना की कल रात की बातें उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठे। अचानक गोविंद की नजर शव के हाथ की तरफ चली गई। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह उसका हाथ है? धीरे धीरे पास गया और फिर मुट्ठी खोलने की कोशिश की। पूरा शव कड़ा हो चुका था। फिर भी उसने कागज को बाहर निकाल लिया। एक मुड़ा हुआ पत्र। गोविंद ने जल्दी पत्र खोला। आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह वही पत्र था जो आज सुबह सपना के माता पिता के पास पढ़ा गया था। वही एक हाथ की लिखाई, भाषा, हूबहू वही चिट्ठी। यह कैसे संभव हो सकता है? और कुछ सोच नहीं पा रहा था गोविंद। उसका हाथ पैर सुन्न हो गया, ठंडा हो गया। वह चिट्ठी टेबल पर रखकर बाहर निकल आया। गोविंद बाहर आकर स्तंभित हो गया। वहां सपना के माता और पिता बाहर बैठे रो रहे थे। उन्हें देख वे आगे बढ़े और बोले, यह क्या हो गया? सपना के पिताजी ने कहा, आप वहां से निकलने के बाद एक अज्ञात व्यक्ति घर आया और कहा कि जितना जल्दी हो सके हमें मॉर्चरी आना चाहिए, नहीं तो हम कभी सपना को देख नहीं पाएंगे। गोविंद के पास अब धीरे धीरे सब कुछ साफ हो गया, जैसे एक तस्वीर बन रही थी। यह वही सपना थी। गोविंद के माध्यम से वह अपने माता पिता को सभी घटनाएं बताना चाहती थी, ताकि उसके साथ हुए अन्यायों को और उन नरपशुओं को सजा मिले। गोविंद भी अपने मन में कह उठा, सपना ने मुझे भाई कहा था। उस बहन को ऐसी निर्दयी तरीके से मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इन शैतानों को नहीं छोड़ा जाएगा। दो निर्दोष प्राणों को मारने की सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए, नहीं तो सपना की आत्मा कभी भी शांत नहीं रह पाएगी। गोविंद उस रात ही सपना के ससुराल की ओर रवाना हो गया। चुपचाप छुपते हुए वह आगे बढ़ने लगा। वह इस गांव के घरों से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी पास पास कोई घर नहीं था। केवल लालटेन की रोशनियां दिखाई दे रही थी। गोविंद उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने कल रात सपना से बात की थी। काफी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसने अपने आप से कह दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, उन शैतानों को छोड़ा नहीं जाएगा। फिर घुटनों के बल बैठकर धड़ाम से गिर पड़ा। सपना कहकर गोविंद रो पड़ा। घर गृहस्थी की यह माया अभी भी सपना छोड़ नहीं पाई थी। उस लड़की के पास हर सुख था। वह चाहती थी कि सबके साथ खुशहाल जीवन बिताए, माँ बने, लेकिन उसकी सारी इच्छाएं अधूरी रह गई। यह इन अधूरी इच्छाओं के साथ ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके माता पिता के अलावा कोई और सपना के लिए इस कदर परेशान होकर रो पड़ा। गोविंद का रोना देख सपना ने खुद को अब और छिपाए नहीं रखा। अचानक पीछे से एक जाना पहचाना स्वर आया, भैया, भैया। पीछे मुड़ते हुए गोविंद ने देखा, सपना आ गई। सपना, सपना तुम आ गई? हाँ भैया, मैं आ गई। तुम इतनी तकलीफ में हो,
यह देखकर मैं चुप कैसे रह सकती थी बताओ। मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तुम्हें बताती हूँ भैया, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए मेरे माता पिता के अलावा भी कोई और रो रहा है। क्या तुम जानते हो भैया, मुझे ऐसा लगता है कि इस जन्म में तुम्हारे साथ मेरी कोई आत्मिक बंधन नहीं, लेकिन पिछले जन्म में मैं जरूर तुम्हारी बहन ही रही होऊंगी। तभी तो देखो तुम्हारे साथ इस तरह से मेरी मुलाकात हुई। सच में अगर तुम मुझे बहन मानते हो तो फिर उन शैतानों के बच्चे को छोड़ना मत। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिर गोविंद बोल उठा, तुम भूल नहीं गई ना, तुम्हारे आने वाले बच्चे को वे इन्हें इस दुनिया में आने से पहले मारने का प्रयास कर चुके हैं। उन्हें तुम मौत के मुंह में धकेल देना। इतना अन्याय किया है, पाप किया है, फिर भी ये शैतान ऐसे जिंदा रहेंगे। तुम्हारे मृत्यु का बदला, तुम्हारे माता पिता का अपमान, तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया से छीनने का बदला, इन सब का बदला तुम्हें लेना ही होगा। अपना ये पिशाच कभी सुधरेंगे नहीं, इसलिए इन्हें छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हारी मौत का प्रतिशोध तुम्हें ही लेना होगा। गोविंद की बातें जहर की तरह सुनाई दे रही थी, लेकिन यह सच था। यह बातें सपना के मन में गहरे गोले की तरह गूंज रही थी। उसके दिल का दबा हुआ दर्द अब आग की तरह भड़क उठा और गुस्से के साथ वह अपने ससुराल की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर जो उसने देखा, उसमें उसने हैरान होने का कोई कारण नहीं था। ये लोग ऐसे ही थे। इनके मन में कोई ममता या स्नेह नहीं था, खासकर सपना के लिए। सपना न आती तो ये विशाल ड्रामा कभी नहीं देख पाती। ससुर, सास और पति तीनों खुशी खुशी मुर्गे की हड्डी चबाते हुए बैठे थे। इनके बीच कोई भी शोक की छाया नहीं थी। यह सब देखकर सपना के सिर में खून चढ़ गया। उसके मन में प्रतिशोध की आग तीव्र हो गई और वह आग के एक बड़े ज्वालामुखी में बदल गई। ठीक उसी समय सपना के ससुर ने कहा, मैं एक गंध महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यह किसकी है यह समझ नहीं पा रहा। फिर कुत्ते की तरह नाक ऊंची करके गंध को सूंघने की कोशिश की। सपना की सास अचानक चिल्लाकर बोली, अरे यह केरोसिन की गंध है। तुम लोगों ने केरोसिन डाल दिया है क्या? क्या? नहीं, हम केरोसिन क्यों डालने जाएंगे? क्या कभी हमने ऐसी चीजों को हाथ भी लगाया है? सपना के ससुर ने कहा। तीनों ने अपनी गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन गंध किस दिशा से आ रही थी यह समझ नहीं आया। तभी उनकी नजरें घर के चारों ओर पड़ी, जहां केरोसिन तेल फैलाया गया था। तभी एक तेज घूमते हुए तूफान की तरह आवाज आई, क्या सोचा था तुम लोगों ने? मैं मर गई? मर नहीं गई। मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्यों डर रहे हो? तुमने मुझे क्यों मारा? इस तरह इतनी धोखाधड़ी से मुझे क्यों मारा? तुम मुझे मारकर क्या समझते हो? मैं दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। सपना के ससुर और उसके पति उसकी ओर देखकर डरते डरते बोले, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर मैं नहीं आती तो शायद मैं यह सब अपनी आंखों से नहीं देख पाती। तुम्हारे जैसे शैतान के बच्चे को। यह समझते हो मुझे मारकर तुम लोग स्वर्ग जीत लोगे? नहीं, मैं किसी को नहीं जीने दूंगी। आज मैं सबका अंत कर दूंगी। बहुत अत्याचार किया है, तुमने बहुत अपमान किया है। जिंदा रहते हुए मैं कुछ कर नहीं सकी, लेकिन अब क्या करोगे? आज सबका बदला लूंगी, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहते हुए सपना दांत किटकिटाने लगी। सपना की सास, ससुर और पति ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अपनी जगह से एक कदम नहीं हिल पाया। एक मायावी शक्ति ने उन्हें जैसे मानो रोक रखा था। जब वह अपनी जान बचाने के लिए भागने में असमर्थ हो गए, तब सपना के ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें बचने दो, हमें बचने दो। बचने दूं? तुम क्या समझते हो? क्या तुमने मुझे मारकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है? नहीं,
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाली, कभी नहीं। इस सुंदर खुले दुनिया में तुम फिर से किसी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं कर पाओगे। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी गलती की सजा तुमको नहीं मिलेगी? तुमने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, अब तुम समझोगे। अब इतने आसानी से तुम बचने वाले नहीं। तुम पानी के लिए रोओगे, लेकिन तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। तुम्हारा गला सूख कर खून की धार निकलने लगेगी। सपना के शब्द जैसे श्राप के रूप में काम करने लगे। उसके सामने खड़ा स्वस्थ आदमी अचानक हंसने लगा। मुंह को दबाते हुए हंसते हुए उसने देखा, हाथ में खून खून की चिल्लाहट करने लगा। वे तीनों अब भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहे थे। सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। पानी पानी कहाँ मिलेगा? मैं भी ठीक उसी तरह। उस दिन जब मैं हाथ जोड़कर दुनिया के दर्द से मुक्ति चाहती थी, तुम मुझे मारने के लिए ढकेल दिया। तभी दूर से एक व्यक्ति ने जलती हुई माचिस की तीली उनके तरफ फेंकी और पूरे घर में आग लग गई। तीनों चिल्लाते हुए आग में जलने लगे। सपना की मुस्कान में जीत का आनंद था, लेकिन उसके दिल में किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ। तीनों की चीखें सुनकर आसपास के घरों से कुछ लोग दौड़े आए। उनके चीख की आवाज ने गांव के लोगों को वहां इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। कोई भी उन्हें बचा नहीं पाया। भीड़ में से कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना गया, इसी को कहते हैं लोभ, लोभ से पाप और पाप से मृत्यु। उन्होंने अपने बहू पर कम अत्याचार नहीं किया, आज खुद भगवान इन्हें सजा दे रहे हैं, इसलिए कोई नहीं बचा पा रहा। भीड़ में से दो परिचित चेहरे नजर आए, सपना और गोविंद। दोनों के चेहरे पर दबी हुई विजय की हंसी थी। अंधेरे में विलीन होने से पहले सपना ने गोविंद की ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ कहना चाहा। वही भाषा जो सिर्फ गोविंद समझ पाया। आपने सच में आज मेरे भैया जैसा काम किया। जैसे आपने इन शैतानों को सजा दिलवाने में मेरी मदद की, मैं कभी नहीं भूलूंगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मैं आपको भैया के रूप में पाऊं। फिर धीरे धीरे सब कुछ मिलकर विलीन हो गया। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।